सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें मावन खसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब और हम बात करेंगे PTI की तरफ से शिकायत की जा रही है कि गवर्नमेंट इमरान खान की सेहत का ख्याल नहीं रख रही। इन द मीन वाइल ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि अक्टूबर से लेके अब तक इमरान खान की फैमिली मेम्बर्स भी उनसे मिल चुके हैं और उस वक्त उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी बाहर आके कहा कि उनकी तबीयत ठीक है। तो ये मिस कोऑर्डिनेशन और मिस कम्युनिकेशन में ज़्यादा स्टेक किसका है और क्या गवर्नमेंट को आगे बढ़ के इस इशू को एज सून एज पॉसिबल रैप अप करना चाहिए और इमरान खान को अस्पताल पहुँचाना चाहिए? इसी पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब, आप मुझे ज्वाइन करें। सर, आप ये क्यों नहीं करते कि बस अस्पताल पहुंचा दें और किसी भी चीज़ का, किसी मेडिकल बोर्ड का इंतज़ार नहीं करें, आप पहुंचा दें अस्पताल? पाकिस्तान में ही भेजना है ना किसी हॉस्पिटल में। देखें, बहुत शुक्रिया मिस बतूल। कल से बल्कि परसों से ही जब उनके वकील जिन्हें अदालत ने अपना फ्रेंड भी मुकर्रर किया वो जेल गए और जेल से जब वो निकले तो उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कराई उसमें उन्होंने कहा कि उनकी बिनाई 85% जो है वो मुतासिर हो चुकी है। लेकिन उसके अंदर जो है उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने ये 85% तय कैसे किया। मैं किसी की सेहत पे बात नहीं कर रहा, मैं आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि इंसान कोई भी हो उसकी सेहत अहम होती है। लेकिन जब हम सहाफ़ी मुझसे सवाल करेंगे, मैंने बात करनी है, दोनों तरफ के पॉइंट्स देने हैं। हालांकि कल मैंने कई शोज में बैठकर जो है ये बात की कि किसी बंदे की सेहत में ना सियासत होनी चाहिए और हमारा कोई बदतरीन सियासी मुखालिफ नहीं, सियासी दुश्मन क्यों ना हो, तब भी उसकी सेहत में कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, जिस रिपोर्ट की बिना पर पूरे मुल्क में आज एक ज़रा तूफान है। मैं मिनिस्टर एन्क्लेव में बैठा हुआ हूँ, बाहर नहीं निकल सकते। बाहर जो है KP के हाउस से वज़ीर आला साहब निकले हैं, गोन के पास बंदे 50-100 ही हैं, लेकिन वो चारों तरफ से उन्होंने उधर जो है वो एहतजाजी धरना शुरू किया हुआ है। अर्ज ये है कि मुझे जरा बोलने दीजिएगा जी जी। कि उन्होंने कहा कि 85% जो है बिनाई मुतासिर हो गई है और साथ ही रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने एक डिमांड की है कि मुझे किताबें प्रोवाइड कर दी जाएं। जिस बंदे की एक आंख की बिनाई ऑलमोस्ट चली गई है उसकी तो रीडिंग जो क्वालिटी होती है वो वैसे कमजोर हो जाती है। तो यानी रिपोर्ट के अंदर भी तजादात मौजूद है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि किसी इंसान की सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स जिनके ऊपर फ्रेंड ऑफ कोर्ट का भी इत्मीनान हो और सुप्रीम कोर्ट का भी इत्मीनान हो, उनका बोर्ड भी बनाएंगे। पहले भी बानी तहरीक इंसाफ की जब उन्होंने कंप्लेंट की इमीडिएटली उनको पिम्स लेकर गए, उनका बेहतरीन इलाज कराया। हालांकि उनकी एक मेडिकल हिस्ट्री है जो कि मैंने आज ही मालूम की है। पहले भी उन्हें आंख का इशू रहता था और किसी इंसान को ये नहीं इल्म होता कि किसी की आंख में जलन हो रही है तो उसको जरा ड्रॉप्स ही रिकमेंड किए जाते हैं ना, उन्होंने पहले बताया हुआ था। लेकिन जो भी अनफॉर्चुनेटली हुआ उसमें मुझे यकीन है कि उनकी आंख 85% जाया नहीं हुई और एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत उनकी जो है जरा आई का VN मुतासिर हुआ होगा और वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में अल्लाह करे वो जो जरा उनका प्रोसीजर एक हो चुका है, अगर और प्रोसीजर भी करना हो वो बहाल होगा। लेकिन बिला वजह हर मामले को एक सियासी स्टंट के तौर पर यूज करना बिल्कुल। और हुज़ैफ़ा साहब, जैसे कि आपने कहा कि हमें सारे एंगल से बात करना चाहिए और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ सारे एंगल से बात करने के लिए। इमरान खान ने एक यूज़ किया नवाज शरीफ को। उन्होंने कहा कि वो अपनी बीमार बीवी की बीमारी को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। 5 जुलाई की 2018 में ये छपी हुई स्टोरी। और ऑन दी अदर हैंड उन्होंने कुलसूम नवाज के लिए ट्वीट भी की थी जब वो बीमार थी। तो इमरान खान ने भी नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। ड्रामेटिक्स इसमें ज़्यादा है उनके मुताबिक। तो आपको नहीं लगता कि आपकी गवर्नमेंट के लिए बेहतरीन मौका है PTI को और इमरान खान को याद करवाने के लिए कि हम एथिकली और इखलाकी तौर पे इतना क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन सर गवर्नमेंट ये कर नहीं रही है। आप को क्विकली उनको भेजना चाहिए डॉक्टर्स के पास। और ये जो आपकी बात है कि 85% इस्टेब्लिश कैसे होता है, ये बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। लेकिन हुज़ैफ़ा साहब, हमारी सियासत में इतना ज़्यादा ब्लेम गेम हो चुका है कि छोटे छोटे जेस्चर्स मैटर बहुत करते हैं। तो वाई नॉट फॉरगेट दिस मेडिकल रिपोर्ट कि मेडिकल रिपोर्ट आएगी फिर देखेंगे आंख डैमेज हुई नहीं हुई, भिजवा दें डॉक्टर, ताकि ये पैनिक तो कम हो ना जो मीडिया में है, लोगों में, और आपको भी बड़कपन का मुजाहरा करने का मौका मिलेगा।
जी, बहुत शुक्रिया मिस बतूल। एक तो मैं गुज़ारिश ये करूँ कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ का जब से प्रोसीजर हुआ है, उनको जो है बिल्कुल हाइली ऑब्ज़र्वेशन में रखा गया है। जेल के अपने अंदर बाकायदा एक हॉस्पिटल होता है, उसके अपने डॉक्टर्स हैं, फिज़िशियन है जेल में आई का डॉक्टर भी होता है। वो रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन बानी तहरीक-ए-इंसाफ के प्रोसीजर के बाद उनकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हुई। और जो लोग ये कहते हैं कि आप फलाँ से मिलवा दें, फलाँ से मिलवा दें, अगर एक बंदे को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया गया, वो उनका अपना वकील था लेकिन हमने एक्सेस दी, उसने ज़ाहिर है एक ऐसी मुतनाज़ रिपोर्ट जनरेट कर दी जिसके बाद ज़ाहिर है उनके जो फॉलोअर्स हैं और वोटर्स हैं उनके जज्बात का जो है वो भड़कना फितरी बात है। लेकिन बात ये कि किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई आपके पास ऐसा कौन सा आला था जिसे आपने चेक कर लिया कि एक बंदे की 85% आंख जाया होगी और साथ। लेकिन हुज़ैफा साहब, माजरत के साथ यही तो प्रेशर आप पे आ रहा है कि अब उन्होंने अपने बारे में कह दिया, आप इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करवाएं, आप खुद कह दें कि अच्छा वाकई ऐसा है, चलिए मैं इसको हैंडल करता हूँ। आप लोग ये नहीं कर रहे, आप लोग 16 तारीख का वेट कर रहे हैं सर। नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 16 तारीख तक का कहा है। हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद घंटों में आप देखेंगी कि जरा जो ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो कर जो पाकिस्तान के बेहतरीन रेटिना स्पेशलिस्ट हैं उनसे उनका इलाज शुरू कराएंगे और उनकी फैमिली की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक। हमने पहले भी ज़ाहिर है कोर्ट के जो फ्रेंड है उसे एक्सेस दी, उससे पहले उनकी फैमिली की मुलाकात कराई, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ अगर इस स्टेज पे चीजों को लेकर गए हैं, वो खुद लेकर गए हैं। उन्होंने यानी बिल्ली जब कमरे में बंद हो जाए तो वो डर कर हमला करती है, वो कोई आपके ऊपर शिकार के लिए हमला नहीं करती। बानी तहरीक इंसाफ ने जराइम खुद किए, सजाएं खुद हुई, उसके बाद भी 2.5 साल तक या 2.25 साल तक हर वीक में दर्जनों वकील मिलते थे, दर्जनों सियासतदान मिलते थे, फैमिली की 2-2 मुलाकातें होती थी। लेकिन आप सियासत को ऐसी बंद गली में लेकर आए जिसके बाद हुकूमत को अपनी सवाबदीद को सस्पेंड करना पड़ा और आपकी मुलाकातें सिर्फ फैमिली तक महदूद हो गई। लेकिन हुज़ैफा साहब वो कह रहे हैं कि वो तो अब्दुल गफूर अंजुम को जी सर, वो कहते रहे कि मैं तो अब्दुल गफूर अंजुम को कहते रहा हूँ जो सुपरिटेंडेंट जेल थे इंतजामिया। गलत, मैंने इसकी बिल्कुल तहकीक की है, ये बिल्कुल गलत एक झूठ और लुग़्व बात है। मुझे बल्कि कल रात प्रोग्राम में शफीउल्लाह जान साहब ने फरमाया, मुझे भी ज़रा तशवीश हुई, कोई भी इंसान हो जिसका इस तरह का मसला हो। मैंने कहा जी उन्हें कोई बताया था, कहते तहरीरी तौर पे लिख कर दिया था। मैंने कहा कब? कहते सितंबर कितने अक्टूबर में दिया था। मैंने इसकी तहकीक की, कोई अक्टूबर में लिख कर नहीं दिया कि मेरी आंख का प्रोसीजर कराया जाए, या मैं आंख के हवाले से मेरी एक हिस्ट्री है ऑलरेडी। मेरा वीएन जो है, मेरे मामलात जो आइज के हैं वो जो है ऑलरेडी मैं अंडर ट्रीटमेंट रहा हूं, ताकि आप जेल सुपरिटेंडेंट को बता सकेंगे भाई मेरा इलाज कराना जरूरी है और मेरी ये रिपोर्ट्स हैं या फैमिली से मेरी रिपोर्ट्स मंगवा लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ उन्होंने दिसंबर के अंदर 1-2 दफा शिकायत की कि मेरी आंख में जलन हो रही है, उन्हें इमीडिएटली आंख का डॉक्टर अवेलेबल करा कर दिया गया, मेडिसिन दे दी गई, ड्रॉप्स उन्होंने डाल लिए। ये जब उनका जनवरी के अंदर जलन और तकलीफ जो उनकी आंख से पानी आना बढ़ा तो उन्हें इमीडिएटली अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उनका प्रोसीजर हुआ। उन्होंने कहीं पर इन राइटिंग कभी ये बात नहीं की। लेकिन हुज़ैफा साहब, आपने इमरान खान का इंतजार क्यों किया? आप बतौर गवर्नमेंट हाई प्रोफाइल वो मुल्जिम है और उन पर बड़े बड़े केसेस हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ख्याल रखना तो आपकी जिम्मेदारी थी। और मैं आपको याद करवा दूं कि जब पहली दफ़ा ये खबर सामने आई कि उनको आंख का कोई मसला है, तो एक ये भी नैरेटिव था कि ऐसा हो नहीं सकता कि फॉर ग्रांटेड ले इमरान खान को, और वो एक वो रिलायबल है गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके। लेकिन अब आप सारी बात इमरान खान पे डाल रहे हैं कि इमरान खान बताते तो इनका इलाज नहीं, मैं अब उसकी बात बता देता हूँ। दांतों के हवाले से आपको याद होगा कि एक दफा उन्होंने शिकायत की और उनका दांतों का जो प्रोसीजर जो छोटा मोटा होना था वो करवा कर दिया गया। बानी तहरीक इंसाफ की बहन कह रही है कि जो मुझे अगस्त की मुलाकात में उन्होंने कहा था, वो भी अगस्त की मुलाकात में उन्होंने कहा था कि मेरी आंख में इशू है, आपने कोई कोर्ट में जाके रिट करती कि मेरे भाई की आंख का प्रोसीजर होना है। बात ये, एक बंदे की 75 ईयर्स उम्र है, उसके अंदर अगर उसको कोई आंख में एलर्जेंस हो गए, हुकूमत को इल्हाम तो नहीं आना कि इन्हें कोई इतनी सीवियर बीमारी। लेकिन हुज़ैफा साहब, बिल्कुल इल्हाम तो किसी को नहीं आएगा सर। एक जुमला कहने का मौका दे, इल्हाम नहीं आएगा सर, लेकिन वहाँ कैमरास लगे हुए उनके सेल में, तो उससे नजर तो आ सकता है ना कि कोई तकलीफ में है फिजिकली। वो इल्हाम की जरूरत नहीं, कोई ऐसी तकलीफ में थे नहीं, कोई ऐसी तकलीफ में थे नहीं। उन्हें आंख की जब तकलीफ स्टार्ट हुई, उन्हें ड्रॉप्स और मेडिसिन दी गई। जब वो तकलीफ बढ़ी, इमीडिएटली उन्हें उठाकर फिर अस्पताल लेकर आए, वहां उनका पूरा प्रोसीजर उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हुआ। उसके बाद नाउ ही इज फीलिंग बेटर। एक 75 साल के बंदे पे कोई बीमारी आ गई है, अल्लाह की तरफ से उसको आप हुकूमत और सुप्रीम जेल के खाते में डाल दें। खुदा का वास्ते ऐसा ना करें। जब हम इंडिपेंडेंट बोर्ड या इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स का चेकअप करेंगे, उनके सामने इनकी मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी। फिर ये जो है हमेशा की तरह हमारे खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर अपनी उंगलियां दांतों में दबाकर बैठे हुए होंगे कि जिस बंदे को 15 या 20 साल से आंख की कोई तकलीफ है उसने हमें बताई नहीं है, उसकी फैमिली का
काम है तो हुज़ैफा साहब, इसका एक बहुत आसान सा हल है, इसमें गवर्नमेंट के लिए, इसकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी भी इसमें गवर्नमेंट बढ़ेगी कि जो फुटेजेस हैं जिसमें इमरान खान जेल में बिल्कुल सही है वो आप दिखाएं, लोगों को, मीडिया को दिखाएं, क्योंकि कैमरास तो लगे हुए उनके सेल में। देखें, जब इसकी बतूल आप बहनों जैसी हैं, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी फुटेजेस भी दिखाई जाएंगी और भी बहुत कुछ आप हुक्म देंगी, दिखा देंगे। एक और आखिरी गुजारिश मैं कर दूं, आपने सलमान सफदर को तो बता दिया कि मैंने फलां तारीख को जेल सुप्रिटेंडेंट को कहा था, फलां को कहा था। जो आपकी बहन आपसे महीना या सवा महीना पहले मिली है, उनको तो आपने अपनी आंख की कोई ऐसी बात नहीं बताई, उल्टा इतना बड़ा उनसे ट्वीट करवाया आपने। ये ट्वीट करवाते ना कि मेरी आंख में ये जलन हो रही है, मैंने फलां तारीख को कहा है, मेरी आंख में शदीद तकलीफ है, तब तो आपने कोई मैग्ना कार्टा नहीं लिखवाया। मैं किसी की सेहत पे बिल्कुल सियासत नहीं कर रहा, बानी की तकलीफ जेन्युइन होगी, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन मैं सिर्फ दिफा अपनी हुकूमत का कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर ब्लेम गेम ना करें, लेकिन उसकी सेहत को बेहतर हुज़ैफा साहब, इन हाउ मेनी आवर्स Imran Khan can be shifted to Islam, to any of the hospitals in Islamabad or Pindi? देखिए, ये डॉक्टर्स का बोर्ड इंशाल्लाह ताला फैसला कर लेगा और वो बोर्ड इंशाल्लाह ताला होम डिपार्टमेंट पंजाब नोटिफाई करेगा और विद इन 24 आवर्स आप डेवलपमेंट्स देखेंगे कि उनकी सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। हम 16 का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले उनकी फैमिली, उनके वकील और सुप्रीम कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ का बेहतरीन इलाज उनकी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और सेटिस्फेक्शन उसके मुताबिक कराएंगे और इसके ऊपर कोई सियासत नहीं है, कोई इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं है। वो चाहे कत्ल के केस में हो, चाहे वो तोशाखाना के केस में हो, सेहत हर इंसान की अहम होती है और हमने उन्हें बेहतरीन इलाज की सहूलत देनी है। कोई एहसान नहीं करना, बानी की जगह पे कोई आम क्रिमिनल भी कैद होता, ये उसको भी हमने प्रोवाइड करनी थी। और यहाँ तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है एंड वी हैव अटमोस्ट रिगार्डिंग हिज हेल्थ, लेकिन आप इस तरीके से पे इल्जाम तराशी अगर आपसे मुराद है कि पीटीआई करेगी तो ज़ाहिर है मैं अपना दिफा जरूर करूंगा। अगर मैं खामोश रहूंगा तो आप कहेंगे मैं एडमिशन कर रहा हूं। मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूं उसमें उनकी बीमारी पे शक नहीं कर रहा, मतलब ये कि मैं कोई जस्टिफिकेशन दे रहा हूं ना। इन बातों का ये मतलब है कि वो कोई ड्रामा कर रहे हैं। उनकी वाकई जेन्युइन बीमारी होगी, आंख की तकलीफ बड़ी अजियतनाक होती है, हम उसके बारे में कंसर्न है। बेहतरीन इलाज, सुप्रीम कोर्ट की सेटिस्फेक्शन और उनके लॉयर जो फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट मुकर्रर हुए उनके मुताबिक हम कराएंगे। लेकिन अगर आप ये इल्जाम आयद करेंगे कोई भी बंदा हम उठकर कि ये चारी चीजें तो ज़ाहिर मुझे उसका दिफा करना है और इसको आप बिल्कुल ये ना लें कि कोई मकाफात अमल है, कल हमारे साथ भी ऐसा होगा। मैंने सिर्फ दिफा उनके इल्जाम के जवाब में दी है। अगर वो खामोश हो जाए तो मेरा एक ही बयान होगा कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत में कोई सियासत नहीं। जो भी उन्हें तकलीफ है, चाहे आंख की है, कान, नाक के जो भी दांतों की तकलीफ है, उनकी सेटिस्फेक्शन, उनकी फैमिली की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक बेहतरीन इलाज करा कर देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी भी है और हमारी हर हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और हुज़ैफा साहब, पीटीआई ने एहतजाज की कॉल भी दी है और रेड जोन को गया, आप ये नौबत क्यों आने दे रहे हैं? नहीं, मेरे तो घर के बाहर उन्होंने एहतजाज जो है, मैं तो घर से बाहर नहीं निकल सकता। नौबत तो वो देखें, हर मामले को सियासी स्टंट के तौर पे तो वो खुद इस्तेमाल करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनिशिएटिव लिया, उनके वकील जो उनके 300 केसेस में वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को ही फ्रेंड मुकर्रर किया और उस फ्रेंड साहब ने अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट पर भी कोई नियत पे शक नहीं है। ज़ाहिर है वो एक लॉयर भी हैं, इंसान भी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी है। जो उन्होंने लिखा उसकी ज़रा फर्द तहकीक जरूर कराएंगे, लेकिन कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर आप हर मामले को पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे जो लोग हैं, मैं उनमें नहीं हूं, लेकिन कई वज़रा हमारे जज्बाती हैं, वो जज्बाती बात करेंगे। फिर आप मुझसे पूछेंगे कल के प्रोग्राम में, परसों में, कि हुज़ैफा साहब आपके वज़रा तो ये कह रहे हैं क्या किसी की सेहत पे सियासत होनी चाहिए? देखिए, ताली दो हाथ से बचती है। लेकिन आप एहतजाज रोकेंगे फिर या उन्हें करने देंगे धरने? देखिए, पूरा मन एहतजाज करें, वो हर किसी का हक है। हर डेमोक्रेटिक दौर में डेमोक्रेटिक जमातें एहतजाज करती हैं, लेकिन अगर लॉ ऑफ लैंड को पार्लियामेंट के अंदर जबरदस्ती घुसेंगे या कोई पुलिस को मारेंगे, कोई चीज करेंगे, तो हम अपने जो फोर्सेज हैं उनका तहफ्फुज करेंगे। आप जैसे शहरी जो इस्लामाबाद में रहते हैं, जो पीटीआई के एहतजाज का हिस्सा नहीं, उनका तहफ्फुज करेंगे, लेकिन किसी को बाय फोर्स एहतजाज से हम नहीं रोकेंगे, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। और इस वक्त मुझे ज्वाइन करें वकास मूसा साहब, चेयरमैन सोलर एसोसिएशन है। सोहेल इकबाल भट्टी साहब ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनर्जी एक्सपर्ट है, बहुत अरसे से मोतबर इदारों के साथ एनर्जी को कवर करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों को ज्वाइन करने के लिए। सोहेल, यही गवर्नमेंट थी, यही वज़ीर थे जिन्होंने नेट मीटरिंग पॉलिसी जारी की, फिर एक्स पे इसके फ़वाइद भी बताते रहे,
लोगों को क्लीन एनर्जी के बारे में अवेयर करते रहे, इश्तिहारात भी दिए और लोगों का रिस्पांस भी काफ़ी पॉजिटिव था। अब ये पॉलिसी क्यों चेंज हो रही है और कैपेसिटी एक्सपेंशन का मसला एक्चुअली क्या है? जी बहुत शुक्रिया बतूल आपका प्रोग्राम में मदद करने पर। मामला ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक अजीब सी सूरत हाल है। अगर किसी चीज़ की किल्लत पैदा हो जाए तो उसका बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेती है, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते और फिर उस बहरान को मैनेज करते करते हम कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं कि वो इतनी ज़्यादा उस चीज़ की कसरत हो जाती है, बहुतात हो जाती है कि वो शॉर्टेज से उसकी एक्सेस जो उसकी सप्लाई है वो एक क्राइसिस की एक शक्ल इख्तियार कर लेती है, हम उसको भी मैनेज नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल ये सफ़र और ये मामला ये पूरा काफ़ी दिनों से अंडर डिबेट है। इसकी यही कुछ ये माजरा है कि जब 2008-9 में बिजली का बहरान बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका था, पीपल्स पार्टी उसको हैंडल नहीं कर सकी, तो नून लीग की गवर्नमेंट ने हुकूमत बनाने से पहले और हुकूमत बनने के फ़ौरन बाद जो पहला मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ था उसके अंदर एक पॉलिसी लेके आए थे जो कि पावर रिलेटेड पॉलिसी थी कि हमने 2017 तक लोड शेडिंग सिफर करनी है। फिर हमने धड़ाधड़ पावर प्लांट लगाना शुरू कर दिए, सीपे के तहत ही पावर प्लांट लगे। उस वक्त हमने ये नहीं देखा, अगरचे कि उस टाइम भी कुछ लोग जो कि फेडरल सेक्रेटरी पावर थे यूनुस ढागा साहब, उन्होंने लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि खुदारा बस कर दीजिए, इस साल 2015 की भी बात कर रहा हूँ, कि हम कैपेसिटी ट्रैक में जा रहे हैं, हमें मजीद जरूरत नहीं है। लेकिन अट्रैक्टिव बिजनेस था, धड़ाधड़ पावर प्लांट लगते रहे। उस दौरान इन्होंने लोगों को मुतबादल तवानाई, एक अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड था कि हम माहौल दोस्त तवानाई को प्रमोट करें, क्लीन एनर्जी लेके आए। सोलर को भी नेट मीटरिंग को मुतारिफ करवा के लोगों को इंसेंटिवाइज किया गया। वैस लगारी साहब के ट्वीट्स और उनके स्टेटमेंट्स अभी तक आप देखें तो आपको मिल जाएंगे। इतना अट्रैक्ट किया उन्होंने, खुद भी धड़ाधड़ पावर प्लांट लगाए, लोगों को भी अट्रैक्ट किया गया। जब सब कुछ हो गया फिर इनको ये ख्याल नहीं है कि हमने कोई अपने जो आईपीपीज लगा रहे हैं उनको कहीं स्टॉप भी करना है, और अगर हम सोलर से रिलेटेड आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई हमने देखना है कि अपने जो पूरे मुल्क का सिस्टम है, नेशनल ग्रिड है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ट्रांसमिशन नेटवर्क है, जनरेशन का निज़ाम है, इसके अंदर आपने एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, मैं तो ये कहूँगा वो हमारी इन पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी उसकी रिफ्लेक्शन आई और एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका है। अब मसला ये है कि लोगों ने महंगी बिजली से छुटकारा हासिल करने के लिए और लोड शेडिंग से बचने के लिए ये सिस्टम लगाए, लेकिन अब गवर्नमेंट 40,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स ऑपरेशनल कर चुकी है। आने वाले 2-3 साल में 10,000 मेगावाट मजीद कैपेसिटी सिस्टम में ऐड होगी। अब आपने नेशनल ग्रिड को भी टेक्निकली भी उसको उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेंटेन रखना है, फाइनेंशियली भी वायबल रखना है। तो अब आपको जो सोलर पर नेट मीटरिंग इतने ज्यादा लग रहे हैं जो कि 7,000 मेगावाट सिस्टम में आ चुके हैं जो कि ग्रिड में है, और ग्रिड से बाहर भी को 5,000 मेगावाट से ज्यादा की इतलात हैं कि जो ऑफ ग्रिड वहाँ पर मुख्तलिफ शोबों में लग चुके हैं। तो अब हुकूमत की जो महंगी बिजली है वो को खरीदने को तैयार नहीं है और लोग तेजी के साथ निकल रहे हैं। अब मसला ये है कि अगर हुकूमत कहती ठीक है कि आप सारा अपना बंदोबस्त कर लें, लेकिन रात के औकात में फिर हम सब कस्टमर कहते हैं कि हमें बिजली चाहिए, उस रात के औकात में बिजली को सिस्टम को मुल्क में इंटैक्ट रखने के लिए आपने पावर प्लांट्स चलाने हैं, सिस्टम को इंटैक्ट रखना है, उसको फ्रीक्वेंसी को इंटैक्ट रखना है, तो वो पावर प्लांट्स जरूरत है भी सही और महंगे भी हैं। बिल्कुल सोहेल, आई होल्ड यू है, और इसके साथ इन डिटेल्स को भी एड्रेस करना जरूरी है कि डिस्कोस को सालाना $1 बिलियन सिर्फ लाइन लॉसेस की सूरत में होता है, ये भी मिसमैनेजमेंट हो रही है। तो रात में के जो आपका सारिफ है उसको तो गवर्नमेंट ने एड्रेस करना है, बट हाउ, क्योंकि ये तो मिसमैनेजमेंट पहले रिपोर्ट हो रही है। जी वकास, एक तो वजाहत करें कि ये सस्ती बिजली ख़रीदने के चक्कर में जो कंज्यूमर अभी कंफर्टेबल हुआ था, अब उसके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 26 और 27 यूनिट्स वापस ग्रिड को देंगे तो बाकी लोगों के साथ ज़्यादती है। देखें, इसमें इस कॉम्प्लिकेटेड मसला है, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये देखनी है कि सोलर चलता कैसे है और नेट मीटरिंग ज़रूरी क्यों है, ये नेट मीटरिंग ईजाद क्यों हुई है। सोलर बाय डेफिनेशन सूरज के साथ चलता है, तो सोलर की जो प्रोडक्शन है वो दिन के टाइम पे होती है। अब दिन के टाइम पे जब प्रोडक्शन होती है और यूजेज हमने रात को करनी होती है, तो उसमें जो दिन के टाइम पे एक्स्ट्रा होता है उसको ग्रिड को वापस करने को कहते हैं नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग, जो भी तरीका होता है जिसमें ग्रिड के पास ये वापस जाएगा। तो अब जब ये ग्रिड के पास वापस जाता है तो सवाल ये है कि ग्रिड इसको कितने में ख़रीदेगा आपसे। जो मेन एसेंस ऑफ द डिस्कशन इस के नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग के में जो चेंजेस कर रहे हैं वो यही है कि 1-to-1 यूनिट एडजस्ट होता था। तो जब 1-to-1 यूनिट होता था तो तकरीबन 50 रुपये का ग्रिड ख़रीद रहा था, यानी लेस को आपसे जो बिजली एक्स्ट्रा है वो 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ख़रीद रहा है।
अब जो नए रूल्स आए, कंज्यूमर प्रॉफिट में था पहली वाली पॉलिसी के साथ। कंज्यूमर प्रॉफिट में था, लेकिन देखिए वो प्रॉफिट तो ये था जो पॉलिसी में सिस्टम अनाउंस किया था उसके हिसाब से प्रॉफिट में था। अब वो जो ये सवाल पूछना कि कंज्यूमर ने वो कितने की ली है, क्या किया है, कैसे किया है, भाई उसने जो पॉलिसी बनी हुई थी उस पॉलिसी के हिसाब से काम किया था। तो पॉलिसी चेंज हो रही है, अगेन पॉलिसी चेंज होना बुरी चीज़ नहीं है, पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, दूसरे ममालिक में भी चेंज हो रही हैं। इस पॉलिसी को किस तरह से चेंज कर रहे हैं, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। अब वो चेंज कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि अब मैं इसको 10 रुपये पे बिजली लेना चाहता हूँ कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर सवाल ये पूछता है कि भाई आप मुझसे 10 रुपये की ले रहे हो और मुझे बेचते 50 रुपये की हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि एक चीज़ आप 10 रुपये की लेके मुझे 50 रुपये की और बेचते। पहले ये बैलेंस क्या था? वो पहले 50 to 50 था। अच्छा, पहले नो प्रॉफिट नो लॉस का था। नो प्रॉफिट नो लॉस का, क्योंकि यूनिट टू यूनिट एडजस्ट हो जाता था। जब आपका यूनिट एडजस्ट हो जाता है तो पूरी कॉस्ट हो जाती है। अब जब इसको 50 से 10 पे लेके जा रहे हैं तो एक तो ये ड्रास्टिक चेंज है और इससे बहुत सारे कंज्यूमर्स नाखुश हैं और नंबर भी नज़र आता है कि एक चीज़ 10 की है और एक चीज़ 50 की। अब इसमें जस्टिफिकेशन आती है कि बट हम IPP से भी 10 की ख़रीदते हैं, लेकिन उसका यानी IPP इज़ नॉट द राइट स्टैंडर्ड, क्योंकि IPP के साथ आपका 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें सॉवरेन गारंटी होती है, उसमें आपकी जो है वो लैंड सब्सिडाइज रेट पे होती है, जबकि सोलर का जो सारिफ है वो अपने पैसों से सोलर लगाएगा, वो कोई फाइनेंसिंग नहीं लेगा, या अगर लेगा तो कमर्शियल रेट पे लेगा, उसका टेक ओवर पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये कहना कि क्योंकि IPP 10 में लेता है तो इसको भी 10 में देना चाहिए, या इंसाफ नहीं है। लॉजिकली स्पीकिंग इसको 50 से अगर 40, 35, 30 पे लेके जाते तो इट वुड हैव बीन समथिंग जो कि लोग ज़्यादा आराम से इसको हजम कर लेते हैं, ज़्यादा आराम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है चलो एक चीज़ 50 से 50 की नहीं, मैं एक चीज़ दे के ले रहा हूँ तो चलो उसकी कोई कॉस्ट होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसका 40 रुपये ले लो, 35 रुपये ले लो। ये तो एक चीज़ है कि ये इस पॉलिसी में एक इनहेरेंट अनफेयरनेस है। जो दूसरा मसला है ज़्यादा बड़ा, वो यही है कि जो अभी शायद हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक पॉलिसी के बाद दूसरी पॉलिसी आती है जो कि सही से नहीं बनाई गई होती। CNG की पॉलिसी बनाई, प्राडो में CNG लग रही थी, 2 साल बाद CNG ख़त्म हो गई। IPPs की पॉलिसी बनाई, इतनी IPPs लगा दी कि समझ नहीं आता कि अब IPPs का क्या करें। इसी तरह अभी जो नई पॉलिसी बनाई है इसमें जब ये 10 रुपये और 50 रुपये का फ़र्क आएगा तो बहुत सारे सारिफीन क्या करेंगे, वो बैटरीज लगाना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे ठीक है फिर हम ग्रिड को एक्सपोर्ट करते ही नहीं है, हम ऐसा करते हैं अपने घर में बैटरी लगा लेते हैं, और क्योंकि आपने 40 रुपये का फ़र्क रख दिया है तो अब वो जो बैटरी की अफोर्डेबिलिटी है वो बड़े आराम से, एक तो बैटरी वैसे बेहतर होती जा रही है। और इसमें कितने लोग एग्जिट कर सकते हैं डिस्कोस को? देखिए आप समझ लें जो नए जितने भी लोग सिस्टम्स लगा रहे हैं, पुराने वाले तो जब उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे तो फिर दे विल मेक अ डिसीजन कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन नए जितने भी लोग सोलर लगाएंगे, क्योंकि अंडरलाइंग एक मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में बिजली की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो हर शख्स जो है वो बिजली की प्राइस से बचने के लिए इसको सिंप्लीफाई करने से पहले ये बता दें कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिल गया था, क्योंकि एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि हमने सब स्टेक होल्डर से बात की है। जी इन्होंने देखें बात तो की है, लेकिन एक होता है बात करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बात करने का। नेपरा ने ये ड्राफ्ट रेगुलेशन इशू किया दिसंबर 2025 में, 1 महीने का टाइम होता है उस पर फीडबैक देने का। 6 फरवरी हम लोग आए फीडबैक देने के लिए, कोई 1200 सफ़ों पे मुश्तमिल फीडबैक आया है उनके पास, मुख्तलिफ NGOs मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से। हम लोग खुद गए, कोई 250 बंदा वहाँ पे हेयरिंग पे आया हुआ था, लोगों ने फीडबैक दिया। फ्राइडे 6 फरवरी 6 बजे या 7 बजे मीटिंग ख़त्म हुई है, मंडे मॉर्निंग जो है रेगुलेशन इशू कर दिए। तो ये तो फीडबैक लेना ना हुआ ना, ये तो खाना पूरी करना हुआ। आपने लोगों को बुलाया, उनसे बात की, तस्वीरें ले ली, अटेंडेंस लगा ली, और इसके बाद काम ने फीडबैक आपकी तरफ से क्या सजेशंस दी? हमारी तरफ से शुरू से ये सजेशन दी जा रही है कि जो आपका अंडरलाइंग मसला है वो रियल है। मसला अंडरलाइंग ये है कि दिन के टाइम पे पावर ज़्यादा है क्योंकि सोलर की तरफ से भी पावर आ रही है, रात के टाइम पे नहीं है। रात के टाइम पे इनको रैंप अप करना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप दिन के टाइम पे लेना बंद कर दें या सोलर को ज़ाया कर दें, जिस तरह से ये करना चाह रहे हैं, लोगों को बैटरीज़ की तरफ ले जाएं। इसका बहुत सारे सोल्यूशन हैं, जिसमें या तो ग्रिड लेवल पे सिस्टम को बैलेंस इस तरह करना पड़ेगा कि उससे आप बैटरीज लगाएंगे, उसको लेके चलेंगे। इसके अलावा आपने ये देखना है आगे डिमांड कहाँ आ रही है। डिमांड बहुत सारी जगहों पे आ रही है, कुछ चीज़ें इन्होंने सही भी की हैं लेकिन और करने की ज़रूरत है। कैप्टिव पावर को फॉर एग्जांपल ये लोग देख रहे हैं। EVs को देखना है, EVs बहुत ज़्यादा चार्जिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपके पास एक डिमांड आएगी। अब होगा ये कि ये पॉलिसी बनाएंगे, लोग सोलर सप्लाई करना बंद करेंगे, लोग बैटरीज लगाएंगे, लोग बेसिकली ग्रिड से उतरते जाएंगे। तो अब ये जब ग्रिड से उतरेंगे तो इन अ पीरियड ऑफ 2 years या 3 years या 4 years आपके बहुत सारे, क्या लोग रात के वक्त भी बैटरीज पे डिपेंडेंट होंगे? काफ़ी लोग ये करना शुरू कर देंगे। और ये एक्सपेंसिव होगा? शुरू में एक्सपेंसिव है, ये पहले आज से 2 साल पहले ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अब जो है बैटरी की कीमत पिछले 2 से 3 साल में तकरीबन आधी हो गई है। अनदर 2 years में शायद ये प्राइस और फर्दर गिरेगी। तो लोग जब लोग ग्रिड से उतर जाएंगे तो ये जो मसला आज फेस कर रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस का, ये मसला 2 साल बाद आज से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और फिर वो जो आप कह रहे हैं कि 10 रुपए की बेच रहे हैं और फिर ग्रिड को जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर जो ग्रिड से ये सपोर्ट लेके बाकी सिस्टम में डाल रहे थे एनर्जी या बिजली, वो कैसे करेंगे? वो नहीं करेंगे तो फिर वो एक मसला रहेगा। और जब आपका एक सारिफ ग्रिड से उतर जाता है तो वो जो कैपेसिटी चार्जेस रह जाते हैं, अभी तो सारिफ फिर भी रात को तो बिजली ले रहा है ना, तो आप कैपेसिटी चार्जेस कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो सारिफ टोटली ऑफ ग्रिड हो जाएगा, वो बैटरीज लगा लेगा, 2 बैटरीज 4 बैटरीज 6 बैटरीज लगा के जब वो टोटली ऑफ ग्रिड हो जाएगा तो उस टाइम पे आप कैपेसिटी चार्जेस का क्या करेंगे? फिर जो बाकी रह जाएंगे उन पे लगाएंगे तो वो कैपेसिटी चार्जेस और ज़्यादा होंगे। सोहेल इकबाल भट्टी साहब, एक तो ये सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर
सपोज सारिफ ग्रिड को छोड़ता चला जाता है, तो वो जो सारिफ की वजह से एक पोटेंशियल था गवर्नमेंट और डिस्कोज के पास, ग्रिड के पास, उसका मुतबादिल क्या होगा। और दूसरा ये कि जो घरेलू बिजली सार्फिन है उन पे 132 बिलियन रुपए के फ़िक्स चार्जेस भी लगाए गए हैं, और प्रोटेक्टेड सार्फिन से भी फ़िक्स चार्जेस लिए जाएंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ जिनसे सपोज टू 100 इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जा रही है, एक आम शख्स जो पहले दर्जनों किस्म की टैक्सेस दे रहा है उस पर भी ओवर बिलिंग की कंडीशन आयद की जाएगी। और रिपोर्टेडली एक रीसेंट रिपोर्ट थी कि 244 बिलियन रुपए की ओवर बिलिंग ऑलरेडी की गई है। तो इसमें भी यही समझ आता है कि जो मिडिल क्लास है, जो कंज्यूमर है घरेलू, उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। पर दो चीज़ें हैं कि ग्रिड की मेंटेनेंस कैसे होगी और फिर सारिफ को भी कैसे मुतमईन करना चाहिए। बतूल जी मुझसे सवाल किया? जी जी जी। अब बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। मसला ये है कि अब ये मसला ना बहुत ज़्यादा एक जज्बाती और मौशी इशू बना हुआ है, और इसकी अगर हम दोनों साइड को देखें ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर मैं ये कहूँ, और आपके भी हैरान करूँगा, इस मामले के अंदर हुकूमत भी गलत नहीं है और सार्फिन भी गलत नहीं है। मसला इन दोनों के दरमियान का है। मसला ये है कि हमारे यहाँ पावर प्लांट्स लग चुके हैं, अब उनकी वो मौजूद है, उनकी कैपेसिटी पेमेंट होनी है, और सार्फिन का जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है वो बढ़ने के बजाय वो कम हो रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ने की बजाय कम हो रही है। तो वो बोझ हुकूमत ने को अपने, वो भी आवाम से मतलब उन्होंने उनकी कैपेसिटी पेमेंट देनी है, वो बिजली के सार्फिन हो कि किसी और साइड से आप टैक्स लगाएं, बैंकों से कर्ज लें, सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट से, उनको भी गवर्नमेंट ने चलाना है। अब मसला ये है कि वो जो हम टाइमली जो हमारा पॉलिसी का जो फ्लॉ था उसको हम एड्रेस नहीं कर पाए। अब इस मसले का जो सस्टेनेबल हल है, कोई दवाएं कामयाब हो, सब बड़ों की काविशें कामयाब हों, और 2-4 माह के अंदर, जो कि नामुमकिन है, ये 6 माह के अंदर हमारी GDP ग्रोथ 6 या 7% पे चली जाए और हमारे पावर प्लांट्स चलना शुरू हो जाए, और फिर तो हुकूमत किसी कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएगी, ये इशू नहीं रहेगा। अदरवाइज इसके लिए और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ऑप्शन अब आवाम के पास क्या है? गवर्नमेंट ने स्टेप किया, बिल्कुल लोग परेशान हैं, बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, GDP ग्रोथ फौरी तौर के ऊपर एक 6-7% पे जाते हुए दिखाई नहीं देती। अल्टीमेटली इस बिजली ने मजीद महंगा होना है, गवर्नमेंट बोझ डालेगी तो लोगों को मजबूर होंगे अल्टीमेटली, जहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में इलेक्ट्रिक बैटरीज सस्ती हो रही हैं, लोग उस सिस्टम की तरफ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है गौरी टाउन, उसका एक ऐसा फेज है जहाँ पर आइस्को ने बिजली के कनेक्शन नहीं दिए, चूंकि उसकी जो स्टेटस है वो लीगल नहीं है। वहां पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत हिम्मत की, वो सब लोग पिछले 2 साल से, वहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे कोई आइस्को का मीटर नहीं है, वो 5 मरले के वहाँ पर घर हैं, 7 मरले भी है, 10 मरले भी हैं। उन लोगों ने खुद ऐसे सोल्यूशन बनवा लिए हैं, बैटरी के ऊपर अपना 2 साल से AC भी चला रहे हैं, अपने घर का लोड भी उस पर यूज कर रहे हैं, और वो बड़े कंफर्टेबल हैं। तो इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ निकलना है। हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि मैनेज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये सोलर का रेट मजीद भी कम कर लें, फिर भी इनसे गवर्नमेंट से इशू नहीं आप सॉर्टेड होना, क्योंकि आपकी बिजली जो आपने प्लांट्स लगा लिए हैं वो फरोख्त नहीं कर पा रहे, आपके पास डिमांड कम है, और हर गुजरते दिन के साथ जो सिस्टम से लोग निकल रहे हैं, और जो ग्रिड की बिजली है को लेने को तैयार नहीं, क्योंकि वो महंगी से महंगी तर होती जा रही है। अब इनके पास क्या, भी इन्होंने दूसरा। ठीक है सोहेल साहब, कंटिन्यू करें, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। सोहेल साहब, मैं चाहूँगी कि एक तो आप अपना जवाब मुकम्मल करें, और एक सवाल ले लें कि जब अवैस लगारी से पूछा गया कि इस मसले की जड़ क्या है, तो उन्होंने कहा कि 2018 से पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी, जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए और IPPs के साथ जो मुआहदे हुए थे, इसके बाद डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, तब से मसला आ रहा है, और ये कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला है, और ये मसला कब हल होगा? क्योंकि अगर कंज्यूमर अगर डिस्करेज हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट पेमेंट्स भी अरेंज करेगी, लेकिन वैसे आरिफ साहब ने ये तो बता दिया कि मसला हुआ कैसे है, पर उसको हल कैसे करना ये नहीं बताया। बिल्कुल ठीक है। जब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ, इससे पहले हम फिक्स चार्जेस की बात कर रहे थे और आवाम के जो मसाइल हैं वो कैसे कम होंगे। तो ये मसाइल कम नहीं होंगे, फिक्स चार्जेस इन्होंने लगाए हैं, ये भी और भी बहुत से स्टेप्स लेंगे, चूँकि मामला इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। कि पावर सेक्टर का इतना खौफनाक जिन्हें जो बोतल से बाहर आ चुका है, इनसे बंद नहीं होना, जो कुछ ये मर्जी कर लें। उसकी वजह क्या है? अब हम आते हैं हुआ क्यों ये सब कुछ। आप देखिए, ये इस पावर सेक्टर के इतने बड़े जो ये क्राइसिस की बुनियादी वजह आपके मुल्क के अंदर आने वाला सियासी अदम इस्तेहकाम है।
आपकी जीडीपी ग्रोथ इफेक्ट हुई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, और अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ कम हुई और आपने जो फ्यूचर की कुछ प्रोजेक्शंस की थी, प्लानिंग की थी, अब वो सारी आपके गले पड़ चुकी है। और उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल डायनेमिक्स में बहुत तेजी के साथ तब्दील हुए, और आपको पता है कि हर वक्त गुजरने के साथ टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, लोगों के पास मुख्तलिफ सोल्यूशंस आते हैं, तो वो चीजें ऐड हुई। और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो हमारे यहाँ जो जीडीपी ग्रोथ हम 5.8 को हमने ऑब्जर्व किया, उसने आगे बढ़ना था। ये जो पावर प्लांट्स हमने लगाए हैं, हमारे माइंड में ये था कि हम 7%, 8% को हम टच करेंगे, तो उस वक्त ही हमारी डिमांड को पूरा कर रहे होंगे, और उस वक्त जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ती तो लोगों के ऊपर शायद बोझ ना आता। और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ही डॉलर ने उड़ान भरी, डॉलर पे काबू हुआ और बिजली का रेट 2 गुना हो गया। तो ये 2 बुनियादी फैक्टर हैं जो कि अब इस स्टेज पे जा चुके हैं कि उनको वापस नहीं लाया जा सकता। न जाने कब 6% हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी और कब हमारा डॉलर नीचे आएगा। दोनों चीजों के फिल वक्त तो कोई असर दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, डॉलर या स्टेबल रहे और जीडीपी ग्रोथ आपकी बहुत इंप्रेसिव हो जाए तो किसी हद तक इसका इम्पैक्ट आप वक्ती तौर पर कम कर लेंगे। लेकिन अब ये खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं पावर सेक्टर का ये क्राइसिस, और मुझे तो वक्ती तौर के ऊपर अगले 2-4 सालों में भी हुकूमत के पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है। जहां ये कर सकते थे आप वहां पर शफाफियत लेके आते, इस्लाहात लेके आते, बिजली चोरी रोकते, वहां पे परमानेंट कॉम्पिटेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात करते, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक करते, वहां पे अब सालाना 400-500 रुपए का नुकसान है वो कम करते, तो कुछ चीजें बेहतर अंदाज जी वकास मूसा साहब को शामिल करते हैं। एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो हमने देखी है। अली परवेज मलिक ने भी कहा कि मैंने एनर्जी मिनिस्टर की डिमांड पे 400 अरब रुपए का फ्यूल मंगवाया, फिर उन्होंने कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हमने ये देखा कि कतर और इटली से 45 LNG कार्गोज आने हैं, फिर वो नहीं आए। तो वी आर डूइंग 100 थिंग्स एट वन टाइम बट नथिंग इज बीइंग डन। एंड आई थिंक इसमें एक बिल्कुल जिसने आपने कहा ना कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए, पावर सेक्टर एक सेक्टर है, उसके साथ आपका गैस सेक्टर को अलग सेक्टर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे के साथ बड़े क्लोजली लिंक्ड हैं। गैस बहुत सारी इस्तेमाल होती है पावर प्रोडक्शन में, और बहुत सारी जगहों पे वो नेमल बदल हैं एक दूसरे के। जब आप इन दोनों सेक्टर्स को मिला के देखेंगे, अभी हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास कैपेसिटी चार्जेस ज़्यादा इसलिए क्योंकि हमने कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लगा ली है। देखिए, अब जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लगा ली है, इसका हम पोस्टमार्टम भी कर सकते हैं कि क्यों लगाई, किसने की, लेकिन लेट्स पुट दैट असाइड। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि मूविंग फॉरवर्ड क्या करना है, क्योंकि अब पावर कैपेसिटी तो लग गई है ना, प्लांट्स तो लग गए हैं, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमारी डिमांड जनरेट हो सकती है? जो डिमांड जनरेट होने वाली चीज़ें हैं उसमें सबसे बड़ी ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वो चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है, पावर मिनिस्ट्री के शायद हाथ में नहीं हो, तो उनके इट्स अबव देयर पे ग्रेड। लेकिन जो चीज़ें उनके हाथ में, एक जिस तरह से अभी सुहेल साहब ने बताया कि इसको आपने कलेक्शन सिस्टम्स को बेहतर करना है। देखें, इस वक्त जो है हमारी गवर्नमेंट रो रही है कि मेरे पास पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि सोलर से बहुत ज़्यादा पावर आ रही है, और आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी भी बड़े शहर, यानी ये हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, इसके 30 मिनट्स के फासले के अंदर आप जाएँ तो आपको ऐसे एरियाज़ मिलेंगे जहाँ पे 13-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही होगी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, या आप वहाँ पर दे के उससे रेवेन्यू रिकवर कर लें? वहाँ पर रेवेन्यू देते हुए उनको डर लगता है कि हम रिकवर नहीं कर सकते, या वहाँ पर उन्होंने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाया। ये चीज़ें जो हैं ये 6 महीने, साल की सोल्यूशंस हैं, 2 साल की सोल्यूशंस हैं। इसके अलावा EV सेक्टर, जिस तरह मैंने कहा, EV सेक्टर एक बड़ा ज़बरदस्त सेक्टर है। EV में आप मोटरसाइकिल्स को भी काउंट करें और रिक्शा को भी काउंट करें तो आपके पास एक बहुत बड़ा सेक्टर आता है। इन सब ने चार्ज होना है। जब ये चार्ज होंगी तो ये कहाँ से चार्ज होंगी? ये इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होंगी। जब इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होंगी तो आपका जो ओवर कैपेसिटी का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान को इस चीज़ की तरफ एक सुपर एमरजेंसी के तौर पर देखना चाहिए। जो कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा ख्याल है जिस पेस पे कर रहे हैं उससे शायद 10 टाइम्स या 20 टाइम्स बिजली नहीं है और बहुत ज़्यादा। एक अच्छा मसला है कि हमारे पास बिजली ज़्यादा है। देखें, हर चीज़ के ऊपर बंदा, या तो मैंने कहा ना पावर प्लांट तो लग गए हैं, अब इसका क्या कर सकते हैं? यू कैन क्राई अबाउट इट और यू कैन से द ग्लास इज हाफ फुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।